हेलो गाइस, थैंक्स टू थिंकर्स में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री को और हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पर। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया है और हम लोगों का टारगेट है कि हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करें। और जैसे जैसे एनसीईआरटी कवर होती जाएगी मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री की और हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इससे पहले 2 चैप्टर कवर करवा दिए गए हैं। आज का चैप्टर पढ़ के आप लोगों को वाकई लगेगा कि हम लोगों ने क्लास 6 में क्या कुछ मिस किया था। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन चलने वाला है आज का। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा काल के ऊपर, तो आप लोग देखिएगा हड़प्पा के ऊपर हम लोग क्या कुछ सीखते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले देखिए 2 बच्चों की यहाँ पर कहानी लिख रहा है कि पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कह रहे थे कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी इस तरह के घर हों, ठीक है, लेकिन बता दूं आपको, ये सारे के सारे घर जो भी बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ हमारे अतीत की कहानियाँ छिपी होती हैं। और इसी तरह की एक कहानी है हड़प्पा की कहानी, जिसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ और बहुत कुछ आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। आगे देखिए। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब गाइस, आपको याद होगा कि रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बिछाई गई थी। अब डलहौजी तो वहाँ पे खड़े नहीं होंगे, इंजीनियर लोग ही करेंगे। तो इंजीनियरों ने क्या किया, उन लोगों को पता तो था नहीं कि हड़प्पा स्थल क्या है, कैसे है। ये तो बाद में डिसाइड हुआ ना, 1921-22 के दौरान जब वहाँ पे खोज स्टार्ट हुई थी। तब जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में कई सारे, दयाराम साहनी का नाम सुना होगा, राखलदास बनर्जी का नाम सुना होगा आपने, इन लोगों ने वहाँ पे जाकर खोज की। तब जाके पता चला कि हाँ हड़प्पा है। ऐसा ही हुआ था ना। तो ये आपको बता रहा है कि उन इंजीनियरों ने 150 साल पहले क्या किया था। ढेर सारी इमारतों को तो इन्होंने खुद ही नष्ट कर दिया था। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो याद रखिएगा, डेटा को नोट करते चलिएगा गाइज। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी हाँ, अगर इस तरह की कोई भवन है जो किसी अतीत को दर्शा रही है तो उनको तो कम से कम सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम का भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। इस तरह से बना हुआ था ये। पश्चिमी भाग ऊंचाई पे था और पूर्वी भाग निचले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से को नगर दुर्ग कहा गया था और नीचे वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इन दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी।
इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। पुरातत्वविद समझते हो ना आप? जो पुरातत्व के विज्ञान लोग थे उन्होंने इसे महान स्नानागार कहा है। कहाँ पर मिला था स्नानागार? यह आपको मिला था मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला या भूत का टिल्ला, है कि नहीं? याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पढ़कर तो अजीब लग रहा है कि 4700 साल पहले भी लोग ईंट का प्रयोग करते थे, वो भी कैसी? पक्की ईंटें। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। बाप रे बाप, आज के लोग नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन उस जमाने के लोग प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाते थे ताकि पानी का जो रिसाव है उसको रोका जा सके। कितनी हाइटर दुनिया थी ना उस जमाने में। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, इस वजह से शायद इसको बनाया गया था। देखो, ये कल्पना का ही विषय है कि ये चीज़ें मिली तो हैं, लेकिन ये चीज़ें किस काम के लिए मिली हैं ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों का मन कर रहा होगा कि मोहनजोदाड़ो का ये जो स्नानागार है देखते तो कितना मज़ा आता है ना। आओ चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं। ये देखो, ये है महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो का। घूम लिए? अभी मत कहना कि मैम ने कहा था और घुमाया नहीं। देख लेना, कुछ ऐसा ही दिखेगा, अलग थोड़े ना है। जब वहाँ पास में जाओगे ऐसा ही दिखेगा। चलो, तो ये महान स्नानागार है जो आप मैप में देख रहे हो। इधर से सीढ़ी लगी हुई हैं उतरने के लिए और इधर से भी सीढ़ी लगी हुई हैं, और ये बीच में पानी स्टोर होता होगा। ठीक है, तो लाइक अ स्विमिंग पूल, जिस तरह के आज स्विमिंग पूल होते हैं उसी तरह से ये भी है। ठीक है, जो ये स्नानागार है ये मिला कहाँ था? तो याद रखिएगा, ये मोहनजोदाड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। चलिए, कुछ मैपिंग के द्वारा भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये जो हम मैप में पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर से सिंधु नदी आ रही है, इधर से सिंधु है, उसके बाद झेलम है, चेनाब है, रावी नदी है, हड़प्पा है। रावी नदी के तट पर किनारे पर हड़प्पा है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, देख रहे हो ना। उसके बाद कालीबंगा है, गवेरी वाला है, चन्होदड़ो है। चन्होदड़ो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में चला गया है। धोलावीरा है, सुरकोतवा है, लोथल है, ये गुजरात में है लोथल। याद रखिएगा कि हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कह रहा है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा में गाइस जूते हुए खेत भी मिले हैं। इसके अलावा इसमें बाउंड्री लाइन का प्रयोग किया गया था और बाउंड्री लाइन के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा यहाँ से शिवलिंग का प्रयोग भी मिला है। कालीबंगा से भूकंप का प्रमाण भी मिला है। कहाँ से मिला है भूकंप का प्रमाण? कालीबंगा से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या है? एक तो है कृषि का प्रमाण, शिवलिंग का प्रयोग, एक और भूकंप का प्रयोग। याद रखें, कम से कम इतना तो आप याद ही रखें। ठीक है। अच्छा, हल कहाँ से मिला था? मिट्टी का बना हल। ये आपको बनावली से मिला था। कहाँ से मिला था? बनावली से। लोथल, अब लोथल को देख लेते हैं। कह रहा है कि लोथल में अग्निकुंड मिला है। लोथल में अग्निकुंड मिला है। इसके अलावा और क्या क्या मिला है लोथल में? रंगाई का
कुआं भी मिला है जिसमें रंग वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखिए लोथल में बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह। लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले हैं? भंडार गृह, जहाँ पर अन्न को स्टोर करके रखा जाता होगा। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये सब भी याद रखिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। 5000 साल पहले जो नालियां बनी थी वो ढकी हुई थी। मानना पड़ेगा इनकी टेक्नोलॉजी को। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। वाह वाह भाई वाह, तालियां हो जाएं, वाह, ऐसा काम मानना पड़ेगा। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। अंतर ही है गाइस, इतना हाई व्यवस्था और उस जमाने में। ये देखिए नालियाँ थोड़ी सी ढलान पे हैं ताकि जो पानी है वह बह के जा सके, जो उस जमाने में अपने आप में एक अद्भुत चीज़ थी। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखे ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। ये खाली सूचना है। लिपिक, ये खाली सूचना है कि हालांकि कुछ मोहरें वगैरह मिली हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि हाँ कोई ना कोई लिपिक तो रहा ही होगा उस टाइम में जो इस तरह की मोहरें बनाता होगा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये जो इमेज देख रहे हो गाइस, ये हड़प्पा काल की मोहरें हैं और ये जो ऊपर देख रहे हो स्पेशल लिपि में लिखा हुआ कोई तथ्य है। हालांकि आज तक जो हड़प्पा से संबंधित सभ्यता से जो लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं गया आज तक। ठीक है, तो ये कौन सी लिपि है? याद रखिए, ब्रुष्टफोर्डल लिपि के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कौन सी लिपि है? याद रखिए, ब्रुष्टफोर्डल लिपि के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी लिपि है? ब्रुष्टफोर्डल। अच्छा याद रखिए दोस्तों, ये जो मोहरें हैं सेलखड़ी से बनी होती हैं। ये मोहरें किसी से बनी होती हैं? सेलखड़ी से बनी होती हैं। ये बच्चों के खिलौने हैं, मिट्टी के बने हुए, पक्की मिट्टी के बने हुए खिलौने होते थे ये सब मन के आभूषण कहाँ मिले थे? जनहुदड़ों में मिले थे। कहाँ मिले थे? जनहुदड़ों में। बड़ा ही फेमस था इन सब की चीज़ों के लिए जनहुदड़ो। ये जो आप देख रहे हो पत्थर के बाट, इनको कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बाट बनाया गया था। बाट समझते हो आप? तोलने वाली वस्तु। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? चर्ट पत्थर से। इन्हें साथ बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। नगर और नए शिल्प। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाया गया था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ होती थी खेती? कपास की मेहरगढ़ में।
मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिलते हैं। पक्की मिट्टी और फेंस से भी बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। फेंस क्या है ये आगे बताएंगे आपको। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके कपड़े का डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं उस ज़माने में जो शिल्पकार थे वो बहुत अच्छे थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पचिकारी करना। पचिकारी मतलब डिज़ाइन बनाना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति के चेहरे के कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये कल्पना का विषय है, दोनों हो सकते हैं। फेंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस के कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी व बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है गाइस कि कुछ चीज़ों तो यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम जगह जगह से आयात भी करते थे। कह रहा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। देखिए गाइस, खिलौना गाड़ी। तो याद रखिए गाइस, अगर लोगों ने इस तरह का खिलौना बनाया था तो जाहिर सी बात है उस ज़माने में एक्का गाड़ी या घोड़ा गाड़ी की तरह से कोई चीज़ प्रचलन में रही होगी, जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहे होंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कहाँ से? ओमान से और राजस्थान से ये लोग तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ईरान और अफगानिस्तान से टीन आती थी। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक में कौन सी खान है? पोलार की खान। वहाँ से सोना वगैरह मंगवा लिया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस तरह से चीज़ों को तैयार किया जाता था। देखिए एक मोहर दिखा रहा है उस टाइम की। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। इस ज़माने में लोग भोजन क्या करते थे? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात नहीं थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार का खिलौना मिला है। ये खिलौना है हल के आकार का। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। अगर उस ज़माने में लोग नालियाँ बना सकते हैं, नहाने के लिए बाथटब बना सकते हैं, तो गाइस ये काम करना कौन सी बड़ी बात थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे।
गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदित बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। याद रखिएगा, ओनली धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा के अन्य सभी नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, नगरदुर्ग और निचला नगर। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरें जैसी छोटी वस्तुएं भी पाई जाती हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल में। मुद्रा के बारे में देखिए क्या बता रहा है। मुद्रा मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनकी मोहरों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। पता लगाओ मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुंगी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। ये थोड़ा सा आपको विस्तार से बताया गया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आने की वजह से था, या जो कुछ भी था अभी तक ये चीज़ साबित नहीं हो पाई, लेकिन ज़्यादातर जो विद्वानों का मत है वो बाढ़ को लेकर ही है। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। बताओ, इतना खतरनाक यात्रा करवा रहा है, कह रहा है मोहनजोदड़ो चले जाओ। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो चलिए गाइस, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।